नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी कोचिंग विधि जुडिशियल एकेडमी में। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डील विद द 4 सेक्शंस ऑफ द सीआरपीसी 422, 423, 424, 425, 422, 423, 424, 425 4 सेक्शंस हो गए। और ये आपके बीएनएसएस में हो गए हैं 462, 463, 464 एंड 465। दीज 4 सेक्शंस, कहीं कुछ मीनिंगफुल कोई चेंज नहीं है। 422 में कोई चेंज नहीं है, 423 में कोई चेंज नहीं है, 424 में क्लॉज 1 की जो सब क्लॉज बी है वहाँ पर भी बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज को उन्होंने कर दिया है बॉन्ड और बेल बॉन्ड। और 425 में भी कोई चेंज नहीं है। तो एज सच आपको इन चारों सेक्शंस के को आपको वैसे ही पढ़ना समझना है जैसे कि सीआरपीसी में पढ़ा था। तो बीएनएसएस और सीआरपीसी दे आर सेम थिंग एज फार एज दीज 4 सेक्शंस आर कंसर्न। विच सेक्शंस? 422, 23, 24, 25। तो जैसे पढ़ाया गया उतनी ही शिद्दत से, उतने ही बस तरीके से पढ़ लीजिए, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। 422, a warrant issued under clause A of subsection 1 of 421 by any court। यानी 421 की A में कौन सा वारंट इशू था? वारंट टू अटैच द प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? मूवेबल प्रॉपर्टी, है ना। मे बी एग्जीक्यूटेड विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट। उस कोर्ट की जो लोकल अधिकार क्षेत्र अधिकारिता है उसके अंदर ही, उसी परिधि में वो एग्जीक्यूट हो सकता है। तो यहां से क्वेश्चन आएगा विद इन दी लोकल जुरिस्डिक्शन ऑफ सच कोर्ट से क्वेश्चन आ जाएगा। अब मान लीजिए प्रॉपर्टी बाहर हो, किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में हो, तब क्या होगा, है ना। तो यहां से क्वेश्चन आएगा, पी फिल्म्स लिखिए। एंड इट शैल ऑथोराइज द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी आउटसाइड सच जुरिस्डिक्शन व्हेन इट इज एंडोर्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट within whose local jurisdiction such property is found। जिस डिस्ट्रिक्ट में वो प्रॉपर्टी आती है उस क्षेत्र के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके एंडोर्समेंट से फिर अटैचमेंट होगा। फिर वो समझे, अगर जो प्रॉपर्टी आपके जुरिस्डिक्शन से बाहर आती है, मुखर्जी नगर से संबंधित कोर्ट ने फैसला दिया, लेकिन प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं है, प्रॉपर्टी वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट दूसरा है, तो फिर वहाँ का उनका एंडोर्समेंट लेना पड़ेगा। इट शैल ऑथोराइज द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ एनी सच प्रॉपर्टी व्हेन इट इज एंडोर्स्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट। तो एंडोर्समेंट बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज नेसेसरी। कब? जबकि प्रॉपर्टी जुरिस्डिक्शन से बाहर सिचुएट करती हो। समझ में आएगी? कर लेंगे। तो छोटी छोटी बातें हैं, केवल प्रीलिम्स के लिए ध्यान रखनी है। इन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट कर लीजिए एक बार बस। तो यहाँ से काफ़ी कुछ क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो दिस इज 422। थैंक यू। सो 420 कर लिया हम लोगों ने। लेट्स स्टार्ट विद 424। 423 यू कैन स्किप, छोड़ दीजिए उसको। 424, सस्पेंशन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। देखते हैं क्या है। क्लॉज 1, When an offender has been sentenced to fine only। तो क्या है सेंटेंस? सजा किस चीज की है? फाइन ओनली। सेकंड, एंड टू इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन। इन डिफॉल्ट आपको इम्प्रिजमेंट हो सकती है। जो कारावास की सजा है वो कब हो सकती है? अगर आपने वो फाइन पेमेंट नहीं किया। तो 2 शर्तें हो गई। व्हाट इज द पनिशमेंट? इट इज फाइन। सेकंड, यू कैन बी इम्प्रिजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन। 2 बातें। एंड थर्ड, एंड द फाइन इज नॉट पेड फोर्थविथ। और वो फाइन आपने तत्काल नहीं भरा है। आप कोर्ट में खड़े हैं, कोर्ट में आपको कन्विक्शन हो गया, सजा सुना दी गई कि आपको 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,000 रुपये का फाइन जमा करना है। सही है। अब आप लेके नहीं आए हैं, यानी कि आप तत्काल भरने को राजी, आपके बस की नहीं है भरना, कुछ भी सही। तो ये उस सिचुएशन को डील करते हुए सेक्शन है 424 कि आप फिर फाइन आपसे कैसे भरवाया जाएगा, कैसे, कब भरना चाहिए आपको। तो उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से प्रीलिम्स से क्वेश्चन बनते हैं। सेक्शन का नंबर शायद ना पूछें आपसे, और चीज पूछेंगे। क्या क्या? द कोर्ट में ऑर्डर
ऐसी सिचुएशन में कोर्ट क्या ऑर्डर कर सकती है? कौन सी सिचुएशन है? ओनली फाइन पनिशमेंट, इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट एंड यू आर नॉट पेइंग फाइन फोर्थ विद, तत्काल आप उस फाइन को पेमेंट नहीं कर रहे हैं, सही है, और फाइन ही एकमात्र सजा थी, और फाइन नहीं दोगे उसके डिफॉल्ट में आपको कारावास हो सकता था। ऐसी सिचुएशन में जब आप फाइन जमा नहीं कर रहे, तत्काल जमा नहीं कर रहे, कोर्ट क्या कर सकती है? नंबर 1, ऑर्डर दैट फाइन शैल बी पेबल ईदर इन फुल ऑन और बिफोर ए डेट नॉट मोर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। उस ऑर्डर की डेट के मैक्सिमम 30 days के अंदर आप फुल पेमेंट जमा कर दें। तो यानी कि आपको कितना टाइम मिल गया? मैक्सिमम 30 days। तो ये जो 30 days की फिगर है, ये क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स बन गया कि कितने दिनों में आपको फाइन भरने के लिए टाइम मिल सकता है अगर आपको पूरा फुल जमा करना है। कौन सा? ऑर्डर दैट, ऐसा ऑर्डर कर सकती है दैट फाइन शैल बी पेबल ईदर इन फुल और इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट आएगा बी नंबर में। फुल में कैसे करेंगे? फुल पेमेंट कीजिए कब? ऑन और बिफोर, उस डेट पर या उस डेट से पहले। एक डेट फिक्स कर देंगे कि उस डेट को आप पूरा का पूरा फाइन जमा कराइए। कौन सी डेट? ऑन बिफोर ए डेट नॉट मोर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर की यानी कि जिस दिन सजा सुनाई गई है उस डेट से जो पेमेंट की डेट है वो 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स आपको कोर्ट मैक्सिमम 30 days दे सकती है, सही है। तो ये 30 days की फिगर है। इट इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। यहां पे 30 days को कीजिए हाईलाइट और वहां लिखे पी फॉर प्रीलिम्स। समझ गए आप? सेकंड, और क्या देखो यहां पे क्या, और ये तो था फुल में, फुल पेमेंट करनी है आपको। दूसरा क्या हो सकता है? और इन 2 or 3 इंस्टॉलमेंट्स, या उस पेमेंट, उस फाइन को आप 2 or 3 इंस्टॉलमेंट में से पे कर सकते हैं। और यहीं से क्वेश्चन हो गया प्रीलिम्स का दूसरा क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स? 2 or 3। तो दिस कैन बी योर क्वेश्चन इन प्रीलिम्स की हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स, मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं? ये हो गई। दिस फाइन कैन बी पेड इन मैक्सिमम 3 इंस्टॉलमेंट्स एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर प्रीलिम्स। कर लेंगे। ऑफ विच फर्स्ट शैल बी पेबल ऑन और बिफोर अ डेट नॉट मोर देन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर। और जो पहले इंस्टॉलमेंट है अगेन 30 days, विद इन 30 days, मैक्सिमम 30 days के अंदर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी पहली इंस्टॉलमेंट। एंड अदर और अदर्स एट एन इंटरवल और एट इंटरवल्स एज द केस में बी ऑफ नॉट मोर देन 30 days। और जो बाकी इंस्टॉलमेंट है उनका इंटरवल कितना होगा? 30 days का। तो दी ज्यादा क्वेश्चन ऑफ प्रीलिम्स। पहली बात, सेक्शन 424 कौन सी सिचुएशन है? ओनली फाइन पे पनिशमेंट हुआ है। और सेकंड बात क्या है कि इन डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। और दूसरी बात, थर्ड, कि आपने तत्काल फाइन की पेमेंट नहीं की है। तो 2 रास्ते हैं। अगर आप फुल पेमेंट करना चाहते हैं, डेट फिक्स कर दी जाएगी कि उस डेट को आप फुल पेमेंट कर दीजिए। अब डेट की लेकिन कौन सी डेट होगी? तो दैट शुड बी द मैक्सिमम 30 days। दूसरी स्थिति है कि हुजूर मेरे बस की तो एक फुल पेमेंट नहीं करनी है, प्लीज़ मेरा इंस्टॉलमेंट कर दीजिए। तो यहीं पर क्वेश्चन बन गया आपका प्रीलिम्स का कि कितनी प्रीलिम्स हो सकती हैं? 3 मैक्सिमम इंस्टॉलमेंट हो सकती हैं, पहली 30 days में और अन्य भी 30 days के इंटरवल पर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसा कोर्ट कर सकती है, कोर्ट के पास ऐसी शक्ति है ऐसा ऑर्डर पास करने की। सेक्शन 424 कर लेंगे। यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन बनते हैं आपके। नेक्स्ट, अब क्या था? देखिए, इन डिफॉल्ट क्या था? इम्प्रिजनमेंट था ना। अगर तो अब आप 30 days अगर दे रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा? जो आपको सेंटेंस एंड डिफॉल्ट उसको आप सस्पेंड करोगे। तो बी में कवर करा उसको, सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सस्पेंड द एग्जीक्यूशन ऑफ द सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट। जो कारावास की सजा है उसको सस्पेंड कर दिया जाए, रिलीज द ऑफेंडर उसको छोड़ दिया जाए और उससे बॉन्ड भरवा लिया जाए कि वो जो डेट फिक्स हुई है इन डेट पे फिक्स होकर के कोर्ट के सामने प्रस्तुत होकर के अपने फाइन को भर देगा। सही है। तो ये कहानी हुई आपकी 424 की। इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है इसमें, इतना बहुत है, मैक्सिमम हो गया। हाँ साहब, 425 हु में इशू वारंट।
Every warrant for the execution of a sentence may be issued either by the judge or magistrate who passed the sentence or by his successor in office. अब देखो इसमें खास बात क्या है कि दंड को एग्जीक्यूट कराने के लिए कौन कौन वारंट को इशू कर सकता है. तो एक तो वही कोर्ट या जज जिसने ऑर्डर पास किया है वो तो करेगा ही करेगा. मान लीजिए इन बिटवीन उनका ट्रांसफर हो जाए, सजा सुना दी गई है ना, तो उनके जो सक्सेसर है उनके ऑफिस में जो आएंगे दूसरे व्यक्ति वो भी ऐसे वारंट को इशू कर सकते हैं. उसके दोबारा केस को सुनने की और उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केवल फॉर्मेलिटी इज ऑफ ओनली इशूइंग द वारंट. तो वारंट कौन कौन इशू कर सकता है ऐसा? जज और कोर्ट पासिंग दी सेंटेंस और दी सक्सेसर इन ऑफिस. तो यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स का आपका कि कौन कौन कर सकते हैं. बोथ दोनों कर सकते हैं. स्टूडेंट्स के दिमाग में मिथ होता है कि हमें बहुत ज़्यादा सिलेबस पढ़ना है, बहुत मेहनत करनी है. तो मेहनत तो हर चीज़ में करनी है, लेकिन एक फोबिया काइंड ऑफ डेवलप नहीं करना है आपने इसमें. जैसे हनुमान जी लक्ष्मण जी को मूर्छा से जगाने के लिए पर्वत उठाकर लाए थे और वो बहुत मुश्किल काम दिख रहा है आपको, था भी मुश्किल एक पर्वत को उठाना. लेकिन अगर आप थोड़ा सा गहरे में जाएंगे, थोड़ा ढंग से समझेंगे तो उनको लेकर के आनी थी केवल संजीवनी बूटी जो कि बहुत हल्की होती. लेकिन वो पहाड़ जो क्यों उठाना पड़ा? क्योंकि उनके पास अज्ञानता थी. इसलिए गुड गाइडेंस में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपको पास अज्ञानता नहीं है, तो आपका काम उतना ही आसान हो सकता है जितना कि जड़ी बूटी को उठा के लाना. अदरवाइज ये काम आपके लिए उतना मुश्किल हो सकता है जैसे कि पहाड़ को उठाना. तो काम आसान है, टास्क इज इजी, राइट, लेकिन इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज. कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सब की जानकारी अगर हमें होगी तो ये सिलेबस बहुत कम भी हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से हम क्वालिफाई भी कर पाते हैं. तो ये बहुत ज़्यादा पढ़ना है गलत है, बहुत स्मार्टली पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, ये ज़रूरी है. तो किसी भी डर को और भय को अपने मन में ना आने दें और जस्ट कंटिन्यू योर स्टडीज़. गाइडेंस की जितनी बातें, जितना यूट्यूब के साथ पॉसिबल है वो आपको कराया ही जा रहा है. आई बिलीव कि आप ये कर लेंगे. आप ये भी. थैंक यू वेरी मच.